नमस्कार और इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम सीधे फॉरेक्स यानी कि विदेशी मुद्रा बाजार की दुनिया में उतर रहे हैं। आपको अंदाजा ये कितना बड़ा बाजार है? दुनिया का सबसे बड़ा। हाँ, बिल्कुल। यहाँ रोजाना करीब 5.3 ट्रिलियन डॉलर का कारोबार होता है। सोचिए जरा। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक दोनों को मिला दें उससे भी 50 गुना ज्यादा है। अविश्वसनीय आंकड़ा है ये तो। आज हमारे पास कैथी लीन की किताब है डे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग द करेंसी मार्केट। तो हम इसके कुछ जरूरी हिस्सों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फॉरेक्स बाजार इतना अलग क्यों है और कौन सी ताकतें हैं जो करेंसी की कीमतों को ऊपर नीचे करती हैं। बिल्कुल, इस पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या चीज है जो इस बाजार को इतना अनोखा बनाती है? पहली बात तो शायद इसका साइज है। हाँ, साइज और लिक्विडिटी, ये दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। जैसा आपने कहा, खरबों डॉलर का रोज लेन देन। तो मतलब खरीदना बेचना बहुत आसान है, लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। और ये 24 घंटे खुला रहता है ना? हफ्ते के 5 दिन से ज्यादा। हाँ, 5.5 दिन। सिडनी में खुलता है, फिर टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क। ये बाजार कभी सोता नहीं है। तो आप अपनी सहूलियत से कभी भी ट्रेड कर सकते हैं, दिन हो या रात। ये तो बहुत सुविधाजनक है। और एक और बात जो मुझे दिलचस्प लगी कि आप बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे, दोनों तरफ पैसा बना सकते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शॉर्ट सेलिंग पर कोई रोक टोक नहीं है। इक्विटी मार्केट की तरह कोई अपटिक रूल वाला चक्कर नहीं है यहाँ। मतलब अगर लगता है कि कोई करेंसी गिरने वाली है तो आप उसे सीधे बेच सकते हैं, पहले खरीदने की जरूरत नहीं। अच्छा, और फिर लीवरेज की बात आती है। हाँ, लीवरेज। फॉरेक्स में आपको 50 गुना, कभी कभी उससे भी ज्यादा लीवरेज मिल सकता है। ये तो इक्विटी से बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। हालांकि इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये पूरी तरह कस्टमाइजेबल है। लेकिन हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि लीवरेज जितना मुनाफा बढ़ा सकता है, उतना ही नुकसान भी बढ़ा सकता है। बिल्कुल, ये दो-धारी तलवार है। जोखिम प्रबंधन यहाँ बहुत अहम हो जाता है। सही कहा। और किताब में ये भी था कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स मतलब सौदे की लागत वो इक्विटी के मुकाबले कम है। हाँ, आमतौर पे कम होती है। और ट्रेडिंग पर अचानक रोक लगने वाली बात, जिसे ट्रेडिंग कर्ब्स कहते हैं, वो भी फॉरेक्स में नहीं होती। तो ये सब तो हुई बाजार की अपनी खासियतें। जी। अब आते हैं इस पर कि करेंसी की कीमतें चलती कैसे हैं। देखिए, इसके दो मुख्य तरीके हैं। एक फंडामेंटल एनालिसिस, जो अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर आधारित है। हाँ, आर्थिक कारक। और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस, जो प्राइस चार्ट और पैटर्न देखता है। आज हम फंडामेंटल्स पर ज्यादा ध्यान देंगे, जैसा कैथी लिन ने अपनी किताब में बताया है। ठीक है, तो फंडामेंटल्स में सबसे बड़ा ड्राइवर क्या है? ब्याज दरें। बिल्कुल सही। ब्याज दरें शायद सबसे ताकतवर फैक्टर हैं। मोटा मोटा नियम यह है कि जब किसी देश की ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो विदेशी निवेशक वहां पैसा लगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि रिटर्न ज्यादा मिलेगा। और इसके लिए उन्हें उस देश की करेंसी खरीदनी पड़ती है। सही, जिससे उस करेंसी की मांग बढ़ती है और वो मजबूत हो सकती है। यहीं पर वो कैरी ट्रेड वाली बात आती है ना? हाँ, कैरी ट्रेड इसी का एक उदाहरण है। इसमें निवेशक क्या करते हैं, वो कम ब्याज दर वाली करेंसी, मान लीजिए स्विस फ्रैंक, उसे उधार लेते हैं या बेचते हैं और उस पैसे से ज्यादा ब्याज दर वाली करेंसी जैसे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर खरीदते हैं। मकसद होता है ब्याज दरों के बीच के अंतर से कमाना। जैसे आपने उदाहरण दिया, अगर ऑस्ट्रेलिया में 4.75% और स्विट्जरलैंड में 0.25% ब्याज है, तो यह अंतर हुआ 4.50% का। अगर एक्सचेंज रेट ना बदले तो निवेशक ये स्प्रेड कमा सकता है। लेकिन एक्सचेंज रेट का रिस्क तो रहता ही है। हमेशा। वो सबसे बड़ा रिस्क है कैरी ट्रेड में। अच्छा, तो ब्याज दरें तो हो गईं, लेकिन सिर्फ ब्याज दरें ही सब कुछ तय नहीं करती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार अच्छी ब्याज दर के बावजूद करेंसी कमजोर हो जाती है। तो और क्या चीजें मायने रखती हैं? आर्थिक मजबूती। देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, जीडीपी ग्रोथ कैसी है, नौकरियां बढ़ रही हैं या घट रही हैं, व्यापार संतुलन कैसा है, मतलब देश निर्यात ज्यादा कर रहा है या आयात? हाँ, ट्रेड बैलेंस। अगर कोई देश जरूरत से ज्यादा आयात कर रहा है तो उसे विदेशी करेंसी खरीदनी पड़ेगी भुगतान के लिए। इससे उसकी अपनी करेंसी पर दबाव आ सकता है। जैसे किताब में अमेरिका का उदाहरण था, 2003-2005 वाला। बिल्कुल। उस दौरान अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ गया था और डॉलर काफी कमजोर हुआ था। और विदेशों से आने वाला पैसा, जिसे पूंजी प्रवाह कहते हैं, वो भी बहुत अहम है।
जब विदेशी निवेशक किसी देश के शेयर बाजार में या बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं तो उन्हें वहां की करेंसी खरीदनी पड़ती है। इससे भी करेंसी की मांग बढ़ती है। हाँ, जैसे 1999, 2001 का .com बूम याद करें। अमेरिकी टेक कंपनियों में निवेश की ऐसी होड़ मची थी कि डॉलर बहुत मजबूत हो गया था। सही। और आखिर में बड़ी घटनाएं, मेजर इवेंट्स, इनका असर बहुत गहरा और लंबा हो सकता है। जैसे युद्ध या कोई बड़ा राजनीतिक संकट। हाँ, युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, इनसे बाजार में घबराहट फैलती है। निवेशक सुरक्षित ठिकानों की तलाश करते हैं जिससे कुछ खास करेंसी की मांग अचानक बढ़ जाती है। और इसी तरह सेंट्रल बैंक्स के बड़े फैसले, जैसे QE, क्वांटिटेटिव ईजिंग। बिल्कुल, जब सेंट्रल बैंक अर्थव्यवस्था में बहुत सारा पैसा डालता है, यानी करेंसी की सप्लाई बढ़ाता है, तो वो करेंसी कमजोर हो सकती है। 2014 का यूक्रेन संकट हो या 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट, इन सब ने फॉरेक्स मार्केट में भारी उथल-पुथल मचाई थी। तो अगर हम सब कुछ समेटें, फॉरेक्स बाजार अपने साइज, 24 घंटे की पहुंच, कम लागत की वजह से खास है। हाँ, लेकिन इसकी चाल समझना मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था की नब्ज पकड़ना है। जाएगी कौन सी नीचे? ये काफी जटिल लगता है भी। ये सारे कारक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और लीवरेज के कारण छोटे बदलाव भी बड़े असर डाल सकते हैं। इसलिए जोखिम को समझना और संभालना यहाँ सबसे जरूरी है। चलिए इस चर्चा को एक दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। करेंसी हमेशा जोड़ों में ट्रेड होती है ना, एक देश की तुलना में दूसरे देश की। हाँ, हमेशा, जैसे यूरो डॉलर या डॉलर येन। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को देखने के बजाय दो देशों के भविष्य के आर्थिक प्रदर्शन के बीच के अंतर का अनुमान लगाना करेंसी की दिशा समझने का एक बेहतर तरीका हो? ये सोचने वाली बात है। दो अर्थव्यवस्थाओं की तुलनात्मक चाल, ये निश्चित रूप से करेंसी ट्रेडिंग का एक अहम पहलू है। इस पर विचार किया जा सकता है।